फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। दरअसल फंडामेंटल एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं कि हम जिस भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, क्या फ्यूचर में हमें इस पर प्रॉफिट होगा या नहीं। तो इसी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। अब वैसे तो शेयर मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो दरअसल ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, जिसमें ट्रेडिंग करने के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें दरअसल हमें प्राइस एक्शन सीखना होता है। उसके अलावा चार्ट पैटर्न रीड करना, कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करना वगैरह सीखना होता है। तो उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे। अब दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जैसे कि बैलेंस शीट चेक करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करना, पीएनएल चेक करना और बाकी के रेशियो चेक करना, जैसी बहुत सारी चीजें होती है। और ये सारी चीज चेक करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया, इन्वेस्टमेंट.com हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन सारा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए वहाँ पर उसका पेड कोर्स लेना होता है, और अगर आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है फिर भी दोस्तों वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। वहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ ढूंढना होता है, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और समझने में भी बहुत ही मुश्किल होती है। तो उससे तो अच्छा है कि आप जिस भी ब्रोकर का यूज़ कर रहे हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके अंदर ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। अब अपने ब्रोकर में फंडामेंटल एनालिसिस वाला सेक्शन ढूंढने के लिए आप जिस भी ब्रोकर का यूज़ करते हो उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो उसे यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है और उसके बाद उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस का। ये जो मैं बता रहा हूँ वो ग्रो एप्लीकेशन का बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई और ब्रोकर ऐप है जैसे कि एंजल वन, जोरोधा, तो उसमें भी सेम इसी तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उनको हम एनालिसिस करने लग जाए तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस वही लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हो। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको बस यहाँ पर कुछ रेशियो बताया हुआ है, उसको एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक पीबी रेशियो बताया हुआ है, हमें सिर्फ यह पता होना चाहिए कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा पीबी रेशियो बेस्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पर सारे रेशियो को एनालिसिस करना आप सीख गए तो बस आप आसानी से किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकोगे। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाएंगे, जिसमें अगर आप साहब पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी बहुत ही आसान तरीके से किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकोगे। अब इस वीडियो में मैं फंडामेंटल एनालिसिस करना तो पूरा सिखाऊंगा ही, साथ ही में दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको कुछ पॉइंट भी बताऊंगा जिसे ध्यान में रखकर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको चेकलिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा, जिसे बनाकर आप किसी भी शेयर के फंडामेंटल को एनालिसिस करते वक्त उसमें टिक लगा सकते हो। और इस चेकलिस्ट से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए और कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए। और इस चेकलिस्ट बनाने के बाद लास्ट में दोस्तों मैं लाइव किसी भी एक शेयर का एनालिसिस करके भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए, इसमें हमारी जरा सा भी मेहनत आपको देखे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर जितने भी रेशियो बताया हुआ है उसे एक एक करके मैं आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, तो सबसे सरल भाषा में बताऊं तो ये जो मार्केट कैप है वो कंपनी की टोटल वैल्यू बताता है। मतलब कि आपको ये जो कंपनी है वो पूरी खरीदनी है तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर आपको पूरी रिलायंस इंडस्ट्री खरीदनी है तो यहाँ पर आपको 17,59,270 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो मार्केट कैप से हमें यही जानने में हेल्प मिलती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि कंपनी के साइज से हमें बहुत सी चीज पता चलती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी बड़ी है तो वो पहले से ही वेल स्टेब्लिश है, तो उसका मतलब कि उसमें रिस्क कम होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी छोटी है यानी अभी ग्रो कर रही है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें और भी बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बड़ी कंपनी ही बेस्ट है। ठीक है, मार्केट कैप क्या होता है आप समझ गए। उसके बाद आता है पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो निकलता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग से। अब यहाँ पर आप रिलायंस के एक शेयर की प्राइस देखोगे तो लगभग है 1300 रुपया।
उसे हम डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, यानी कि ईपीएस से, तो हमारा पी रेशियो निकल के आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर पी रेशियो दिया हुआ है 25.43। लेकिन पी रेशियो किस काम आता है, मेन बात तो ये है। कैसे निकलता है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन बात तो यही है कि आखिर इसे देखकर क्या पता लगाया जाता है। तो देखिए, पी रेशियो देखकर हमें यह पता लगाया जाता है कि किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना रुपया लगाना पड़ेगा। जैसे कि रिलायंस में आप लगभग 25 रुपया लगाओगे तो आपको 1 रुपया की कमाई होगी। तो अगर आप किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो पी रेशियो देखकर आपको अपने आप को सवाल करना है कि क्या हम किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जहां पर 25 रुपया देकर 1 रुपया कमाया जाता है, या किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जहां पर 10 रुपया देकर 1 रुपया कमाया जाता है। क्योंकि पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है, तो अब देखो कौन सा पी रेशियो अच्छा होता है। यहाँ पर तो 25 का दिया हुआ है, तो हमें एक कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा पी रेशियो अच्छा होता है और कौन सा बेकार। तो पी रेशियो जितना कम होता है उतना हमारे लिए अच्छा माना जाता है। वैसे पी रेशियो 1, 2 या 3 हो तो वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। हालांकि बहुत ही कम ऐसी कंपनी होगी जिसका पी रेशियो 1, 2 या 3 होगा। 10 से नीचे भी अगर हो तो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अब 10 का पी रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर हम इस कंपनी में 10 रुपया लगाएंगे तो हमें 1 रुपया की कमाई होगी साल में। जैसे यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का शेयर दिखाऊं तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर में देखोगे तो इसका पी रेशियो लगभग 7 का है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी रेशियो लगभग 25 रुपया था। अब आप खुद से डिसाइड करो कि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे जहां पर आपको 25 रुपया लगाने पर साल में 1 रुपया की कमाई हो, या किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाओगे जहां पर 7 रुपया लगाने पर साल में 1 रुपया की कमाई हो। तो ऑब्वियसली बात है आप कम पी रेशियो ही चूज करोगे। तो पी रेशियो आपको यही जानने में हेल्प करेगा कि आप कौन सी कंपनी में कम पैसा लगा कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी का पी रेशियो ज्यादा ही होता है, लेकिन तब भी वो शेयर फायदेमंद होता है। अब कुछ इंडस्ट्री ही ऐसी होती है जिसका पी रेशियो पहले से ही हाई रहता है, तो क्या हम उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदेंगे? इसीलिए सिर्फ पी रेशियो देखकर हम शेयर नहीं खरीदते। कई बार हम कंपनी के पी रेशियो देखने से पहले इंडस्ट्री के पी रेशियो को चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम टाटा मोटर्स का शेयर देखें तो इसका पी रेशियो है 7.59। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले बताया कि पी रेशियो 1, 2, 3 है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, लेकिन इसका पी रेशियो है 7.59। तो क्या ये शेयर बेकार है? तो ये जज करने से पहले हमें इसका इंडस्ट्री पी रेशियो को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका इंडस्ट्री पी रेशियो है 20.83 रुपया, यानी कि कंपनी खुद 1 रुपया कमाने के लिए 20.83 रुपया लगा रही है। तो ऐसी बड़ी कंपनी जो होती है वो पावर जनरेट करती है, उसका इंडस्ट्री के पी रेशियो ऑलरेडी हाई रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 20.83 रुपया है, लेकिन सिर्फ पी रेशियो की बात करें तो 7.59 रुपीज़ है, यानी कि इस इंडस्ट्री के पी रेशियो के मुकाबले शेयर का पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप किसी भी शेयर का पी रेशियो देख रहे हो, अगर वो हाई है तो आप इसका इंडस्ट्री पी रेशियो भी देख लेना। अगर इंडस्ट्री का पी रेशियो हाई है तो वो शेयर अच्छा ही है। आई थिंक अब आपको पी रेशियो क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर होता है पीबी रेशियो। अब ये पीबी रेशियो समझने से पहले हम एक बुक वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि ये जो पीबी रेशियो है वो इसी से रिलेटेड है। तो अब ये बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लो आज ही के दिन एक कंपनी बंद हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया मिलेगा, ये डिसाइड होता है बुक वैल्यू के ऊपर। जैसे कि मैं एक टाटा मोटर्स के शेयर्स की बात करूं तो इनके एक शेयर की प्राइस है 655 रुपया, और एक कंपनी अगर आज ही के दिन बंद हो जाती है तो आपको एक शेयर के बदले लगभग 277 रुपया मिलेंगे। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है। और ये पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, यानी कि आपके शेयर की जितनी भी प्राइस है उसे आप बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको पीबी रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस शेयर की प्राइस देखोगे तो लगभग 655 रुपया है और बुक वैल्यू है लगभग 277 रुपया। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पीबी रेशियो निकल कर आ जाएगा जो है 2.39 रुपये। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पीबी रेशियो को देखकर आपको यह पता चलता है कि आपने अगर इस कंपनी में 2.39 रुपीज़ लगाए हैं तो आपको 1 रुपया मिलेंगे अगर एक कंपनी आज के दिन बंद हो जाती है तो। ठीक है, तो आई होप अब आप ये पीबी रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कौन सा पीबी रेशियो हमारे लिए बेस्ट होता है? तो पीबी रेशियो जितना कम होता है उतना हमारे लिए बेस्ट होता है। 1 का 2 का पीबी रेशियो सबसे बेस्ट होता है। अब उसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। अब देखो, डेब्ट वो होता है जो कंपनी को उधार देता है ब्याज के बदले में, और इक्विटी वो होती है जो कंपनी को ओनरशिप के बदले में पैसा देते हैं। इक्विटी होल्डर कंपनी का मालिक होते हैं और डेप्टर जो होते हैं वो कंपनी के कर्जदार होते हैं। तो अब यहाँ पर आप खुद ही लॉजिक लगाओ कि अगर कंपनी के डेप्टर ज़्यादा हो जाए, यानी कि कंपनी ने ज़्यादा लोगों से उधार ले रखा है, तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, और कंपनी के बहुत सारे मालिक हो जाए तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है।
तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो एक बैलेंस रेशियो होना चाहिए, और उसी चीज का पता हम ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसे देखकर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो है 0.44 पैसा, और यहाँ टाटा मोटर्स में देखेंगे तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.05, यानी कि टाटा मोटर ने 1 रुपये की इक्विटी पर 1.05 रुपये का कर्ज ले रखा है। तो कर्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए बेकार होगा, क्योंकि अगर कर्ज ज्यादा होगा तो कंपनी को ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा, जो कि कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो फिर कौन सा डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे लिए अच्छा है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम है उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उसमें भी अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो उसे सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, उसे कैसे एनालिसिस करना है वो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है ROE। इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी इक्विटी में से कितना परसेंटेज रिटर्न निकाल रही है। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो एक कंपनी लगभग 36% ROE निकाल रही है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि कितना ROE हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर जितना ROE ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आप इंडिया में देखोगे तो 25 से 26% रिटर्न एवरेज है। इतना रिटर्न तो हमें कोई भी कंपनी से मिलेगा। तो अगर कोई भी कंपनी 25% से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ROE से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है EPS। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक कंपनी एक शेयर पर हमें कितना कमा कर दे रही है। अगर यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो एक कंपनी पर शेयर हमें 86.29 रुपया कमा कर दे रही है। तो यहाँ पर हमें देखने की बात है कि किसी भी कंपनी का EPS ज्यादा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। अब उसके बाद अगला है डिविडेंड यील्ड। अभी डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इन्होंने 0.95% डिविडेंड दिया है, यानी कि अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड में दिया है। अब ये डिविडेंड देखकर हमें यह पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और इसीलिए वो ज्यादा प्रॉफिट लोगों में बांट रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड जो होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि कोई कोई कंपनी क्या करती है कि अपना जो प्रॉफिट होता है उनको कंपनी के ग्रोथ के लिए बचाती है। इसी वजह से कंपनी डिविडेंड कम बांटती है। इसीलिए डिविडेंड इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अगर डिविडेंड ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छा है। अगर आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड चेक करना चाहते हो कि ये कंपनी ने पीछे कितना डिविडेंड दिया है तो यहाँ पर आपको कुछ ही नहीं करना है, इवेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिविडेंड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर ने एक शेयर पर 3 रुपया का डिविडेंड दिया हुआ है पीछे। तो इस तरीके से आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर कंपनी अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए फेस वैल्यू 10 रखती है, तो उसे देखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो आई होप दोस्तों अब यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो सारे रेशियो बताए हुए हैं वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इतने से ही हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अब पहली बात तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज नहीं बताई हुई है जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी का पेड कोर्स या किसी भी प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। अब दरअसल इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा है। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करने का मेन मकसद ये होता है कि हम सही शेयर चुन सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब हम शेयर को सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे तब हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब हमें एक कैसे पता चलेगा कि कोई भी शेयर हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? तो देखो, यहाँ पर काम आती है एक इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो अब देखो, जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने जो भी चीज खरीदी है उसके बदले में हमें वो वैल्यू मिली भी है या नहीं मिली। जैसे कि मान लो अगर आप एक बड़े कैफे में चाय पीने के लिए गए हो और वहां पर एक चाय की प्राइस थी 30 रुपया, लेकिन आपने चाय पिया तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। तो आप सोचोगे कि यार हमने जितना पैसा दिया उतनी अच्छी तो ऐसा ही नहीं है, ये चाय की प्राइस होनी चाहिए 10 से 15 रुपया। और उसका उल्टा, अगर आप किसी टपरी पर चाय पीने जाते हो और वहां पर चाय की प्राइस थी 10 रुपया, आपने चाय पिया और वो चाय बहुत ही बढ़िया थी, तो वहां पर आप सोचोगे कि अगर इस चाय की प्राइस 20 रुपया भी होती तो भी हमारा पैसा वसूल था। तो यहाँ पर देखो, आपने दोनों के प्राइस के बदले में उसकी वैल्यू को कंपेयर की और एक फेयर वैल्यू दी। ऐसे ही बिल्कुल शेयर के साथ भी होता है। मान लो 2 शेयर है और दोनों की जो फेयर वैल्यू है वो 100 रुपया है और पहला वाला जो शेयर है वो 100 रुपये के मिल रहा है,
लेकिन जो दूसरा वाला शेयर है वो 200 रुपये का मिल रहा है क्योंकि मार्केट उसको ज्यादा भाव दे रही है। हालांकि दोनों की फेयर वैल्यू 100 रुपया ही है, लेकिन जो दूसरा शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, उसका भाव काफी ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा शेयर खरीदोगे? एक ओवर वैल्यू शेयर खरीदोगे या एक शेयर जो अपने फेयर वैल्यू पर है? तो ऑब्वियसली बात है जो शेयर अपनी फेयर वैल्यू पर है आप वही शेयर खरीदेंगे। तो बस इंट्रिंसिक वैल्यू यही जानने में हेल्प करती है कि कौन सा शेयर फेयर वैल्यू पर है और कौन सा शेयर ओवर वैल्यू पर है, यानी कौन सा शेयर हमें सस्ता दाम पर मिल रहा है और कौन सा शेयर हमें महंगे दाम पर मिल रहा है। तो अब ये इंटरेस्टिंग वैल्यू चेक कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं पर इंटरेस्टिंग वैल्यू बताया ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एक क्लिक में ये वैल्यू निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आप जिस भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहते हो उसे सर्च करना है। जैसे कि हम टाटा मोटर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे टाटा मोटर्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से बहुत सारे केस में तो दोस्तों हमें ऊपर ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर हमें रिजल्ट देखने को ना मिले तो हम यहाँ पर एक पहली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो हमें यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 1183.55 रुपया और इसके शेयर की प्राइस है 655 रुपया। तो ये शेयर अभी के लिए 45% अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी इस शेयर की प्राइस है 655 रुपया, लेकिन इसके वैल्यू के हिसाब से इनकी प्राइस होनी चाहिए 1194 रुपया। तो ये शेयर अभी के लिए सस्ता मिल रहा है तो हम इसे खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो और इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको देखना ये होता है कि जो शेयर की प्राइस होती है उससे इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो शेयर हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख गए होंगे और आई होप ये सारे रेशियो अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इनमें से कोई भी डाउट है, कोई भी रेशियो सीखने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पर आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन सारे रेशियो देखने के बाद हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे P&L देखना, बैलेंस शीट चेक करना वगैरह, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसमें अभी आपको इतने डीप में नहीं घुसना है। हम यहाँ पर इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा फाइनेंशियल का सेक्शन। यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया हुआ है, उसको ऊपर से एकदम सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ तो आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों कि चाहे कोई भी कंपनी हो वो कुछ ना कुछ बेचती है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, तो उसे बेचने से जो रेवेन्यू होती है उसे बोलते हैं टॉप लाइन और एक होता है उनका प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू में से अपना खर्च करके जो बचता है उसे कहते हैं प्रॉफिट और ये होती है बॉटम लाइन। अब देखिए दोस्तों कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है या बेकार कर रही है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने प्रॉफिट में से दो चीजें करती है, या तो वो लाइबिलिटी में खर्च करती है यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करती है, या फिर एसेट में खर्च करती है यानी कि कोई संपत्ति वगैरह लेती है जो कंपनी को ग्रो करे। तो बस ये फाइनेंशियल वाला पार्ट से हम यही एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। तो इस फाइनेंशियल सेक्शन में यहाँ पर आपको तीन चीजें देखनी होती है। पहला एक होता है रेवेन्यू, फिर होता है प्रॉफिट और फिर होता है नेटवर्थ। अब ये रेवेन्यू क्या होता है कि कंपनी अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच के ओवरऑल कितना पैसा जनरेट कर रही है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। उसके बाद एक प्रॉफिट क्या होता है, तो कि कंपनी ने जितना भी रेवेन्यू किया है उसमें से सारे खर्च काट फूट के कंपनी के पास कितना पैसा बचा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रेवेन्यू को आप क्वार्टरली में भी देख सकते हो और ईयरली भी देख सकते हो, यानी कि कंपनी ने हर क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और हर साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम यहाँ पर टाटा मोटर्स के हर साल के रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में से इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया और 2024 आते आते आप देखोगे तो हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ेगा। लेकिन कहीं बार क्या होता है कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता, क्योंकि कहीं बार कंपनियां जो होती है वो अपनी ग्रोथ में और अपना ब्रांड बिल्ड करने में पैसा खर्च कर देती है, तो उसी वजह से उसका रेवेन्यू तो ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप टाटा मोटर में देखोगे तो शुरू के 3 साल में इन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में जितना भी प्रॉफिट किया वो सारा पैसा अपने ब्रांड बिल्ड करने में और कंपनी को ग्रो करने में लगा दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर साल इनका प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कि इस कंपनी ने पहले 3 साल में जो प्रॉफिट किया उसे अपनी कंपनी के ग्रोथ में और ब्रांड बिल्ड करने के लिए लगा दिया, और उसके बाद एक बार एक कंपनी की ब्रांड बिल्ड हो गई तो उसको और कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो।
लेकिन कई बार कोई कोई कंपनी में ऐसा भी होता है कि वो अपना प्रॉफिट का पैसा ज़्यादातर लाइबिलिटी में ही लगा देते हैं, यानी कि रेवेन्यू भी कंपनी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन सारा प्रॉफिट का पैसा उड़ा देती है। तो उस केस में हमें देखना आता है कंपनी का नेटवर्थ। अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू कर रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसका नेटवर्थ भी हर साल बढ़ना चाहिए। नेटवर्थ से हमें पता चलता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि हर साल कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। जैसे कि यहाँ पर 2020 में टाटा मोटर की नेटवर्थ थी 63,892 करोड़ और 2024 आते आते इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ हो चुकी है 93,094 करोड़। यानी कि यहाँ पर आप नेटवर्क देखकर ये पता लगा सकते हो कि कंपनी यहाँ पर हर साल ग्रो कर रही है, कंपनी बड़ी होती जा रही है। तो हमारे लिए ये कंपनी अच्छी है। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए बहुत सारी बैलेंस शीट रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर जाना है, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप कंपनी का P&L चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट रीड कर सकते हो, जिस पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी एसेट में कितना खर्च करती है और लाइबिलिटी में कितना खर्चा कर रही है। और यहाँ पर आप दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कंपनी लाइबिलिटी में ज़्यादा खर्चा कर रही है या एसेट में कर रही है। ठीक है, तो आई होप अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना भी आ गया होगा। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज जो आता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें देखना होता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर भी कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अब इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें यह देखना होता है कि प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं उसका इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी अच्छी होगी, तभी वो इन्वेस्ट किए होंगे। क्योंकि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, उसमें प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, उसका काम ही यही होता है। तो किसी भी कंपनी में अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो उस शेयर में हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट देखने होते हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सिमिलर स्टॉक को कंपेयर कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को चूज कर रहे हो तो उनके जैसी और भी जो कंपनी है उन शेयर को भी चेक कर सकते हो और उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी सिमिलर कंपनी जो होती है वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सिमिलर स्टॉक का एक सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपकी कंपनी के रिलेटेड जो भी सिमिलर स्टॉक होंगे वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस केस में देखेंगे तो टाटा मोटर का सिमिलर स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर वगैरह। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक आ चुके हैं। इनका भी फंडामेंटल एनालिसिस देख के हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा शेयर लेना है। अब ये एनालिसिस का अलावा और भी कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे और चेकलिस्ट के जरिए किसी भी एक शेयर का हम एनालिसिस करके भी आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हमेशा यह कोशिश करो कि आप उसी कंपनी में पैसा लगाओ जो प्रॉफिट कमा रही है और ऑलरेडी वेल सेटल है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और कम पैसा लगा रहे हो तो ज़्यादा रिस्क मत लो और लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाने से बचो। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे बिजनेस वाले कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनके बिजनेस के फ्यूचर में जरूरत हो, क्योंकि अभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे तो फ्यूचर में जब उस बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमेशा ऐसी कंपनी पे पैसा लगाओ जिनकी फ्यूचर में डिमांड हो सकती है। अभी आपको खुद से पता लगाना है कि कौन सी कंपनी के फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है जो डीजल गाड़ियां बनाती है, जो कि अभी के टाइम में फंडामेंटली ठीक है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से ये बेकार है, क्योंकि फ्यूचर में डीजल गाड़ियों का कम इस्तेमाल किया जाएगा और इसी जगह इस्तेमाल की जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती हो। जैसे कि आप टेस्ला के शेयर का एग्जांपल ले सकते हो। इस शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इसके फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ रखी है। तो हमेशा ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो जिनकी फ्यूचर में जरूरत हो। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिनकी मोनोपोली हो, यानी कि उनके जैसा काम और कोई ना करता हो और जिनका कॉम्पिटिटर बहुत ही कम हो या ना ही हो। एग्जाम्पल के लिए इंडियन रेलवे। अब देखो, इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी कि इन सेक्टर में इसकी मोनोपोली है, जो कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 भी इसी से मिलता जुलता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचो जिनके कॉम्पिटिटर बहुत ही तगड़े हो। किसी भी कंपनी में जितने कम कॉम्पिटिटर है उतना बढ़िया रहेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 ये है, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये देखो कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उस कंपनी का नेटवर्थ हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है।
पॉइंट नंबर 6 ये है कि किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले पीयर टू पीयर कंपैरिजन करो। यानी कि आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो उनके जैसी और कंपनी के शेयर का भी फंडामेंटल एनालिसिस करो और फिर सारी कंपनियों को आपस में कंपैरिजन करने के बाद उनमें से बेस्ट चुनो। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7 है कि आपने जिस कंपनी में पैसे लगाए उस कंपनी के सारे लेटेस्ट न्यूज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हम न्यूज के जरिए अवेयर रहते हैं और अगर हम अवेयर रहते हैं तो आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अडानी के शेयर गिरने वाले थे तो जो लोग न्यूज रेगुलर देखते थे वो अवेयर हो गए और उन्होंने पहले ही शेयर बेच दिया, जिसकी वजह से उसको लॉस कम हुआ। तो आपने जिस भी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है उसके बारे में सारे लेटेस्ट न्यूज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट नंबर 8 ये है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क उठा नहीं सकते हो तो हमेशा लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट करो। हालांकि इसमें प्रॉफिट आपको थोड़ा कम होगा लेकिन रिस्क भी कम होगा। तो अपने आप को पहचानो कि आप कैसा इन्वेस्टर हो, क्या आप रिस्क ले सकते हो या नहीं। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट थे जो आपको शेयर खरीदने में काफी मदद करेंगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक चेकलिस्ट बनाना सिखाऊंगा जिससे आपको शेयर चूज करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो एक चेकलिस्ट बनानी कैसे है अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसके लिए आप कोई भी एक पेपर लो और जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे वैसे उस पेपर में आप कॉलम बनाते जाओ, ठीक है। तो अब एक बढ़िया चेकलिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला आपको कॉलम बनाना है इंट्रिंसिक वैल्यू का, जिसमें आप शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कंपेयर करके टिक लगाओगे। अब ये कैसे करते हैं तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये बहुत ही आसान है। अब उसके बाद दूसरा कॉलम आपको बनाना है पीई रेशियो का। अब ये पीई रेशियो के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जितना कम पीई रेशियो होता है उतना बढ़िया रहता है। उसके बाद तीसरा कॉलम आपको बनाना है पीबी रेशियो का। अब पीबी रेशियो के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये भी जितना कम रहता है उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। 1 या 2 का पीबी रेशियो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद फोर्थ कॉलम बनाना है आपको डेब्ट टू इक्विटी का। इसका भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 या 2 होना चाहिए। उसके अलावा कॉलम नंबर 5 रहेगा हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें हमें यह देखना है कि क्या कंपनी के प्रमोटर्स के पास, फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर का हिस्सा है या नहीं। मतलब जितना ज्यादा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद कॉलम नंबर 6 हमारा रहेगा रेवेन्यू का। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उसका प्रॉफिट हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं। तो एक कुछ मेन कॉलम है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई भी कॉलम जोड़ना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा सबसे नीचे आप एक पर्सनल व्यू का कॉलम बना सकते हो जिसमें आप कंपनी के शेयर के बारे में अपना ओपिनियन लिख सकते हो। जैसे कि उस शेयर को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपको क्या लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं, उस कंपनी में पैसा लगाने से फ्यूचर में आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं, वो अपनी गट फीलिंग वहां पर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एक चेकलिस्ट बना सकते हो। ये जो चेकलिस्ट है वो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। मैं भी इसी चेकलिस्ट का यूज करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे मैंने बहुत सारी हेल्प मिलती है एक अच्छा शेयर चूज करने के लिए। तो मैंने सोचा आपको भी एक चेकलिस्ट दूं ताकि आपको भी शेयर चूज करने में आसानी हो। अब ये जो चेकलिस्ट है वो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कंपलसरी नहीं है। आप जब धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस करने में प्रो हो जाओगे तो आपको ऐसे चेकलिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इन सारे पॉइंट को देखकर शेयर चूज करना सीख जाओगे। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने के लिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको एक अच्छा शेयर चूज करना आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, हम एक लाइव किसी शेयर को अपनी चेकलिस्ट के जरिए एनालिसिस करना सीखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक टाटा मोटर्स का शेयर लेने की सोच रही हूँ। तो इसे कैसे मैं अपनी चेकलिस्ट के जरिए फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा वो देखो। तो हमारे चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता दूं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो टाटा मोटर का शेयर की प्राइस है लगभग 655 रुपया। अब मुझे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है कि क्या यह शेयर मुझे सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि सिंपल हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टाटा मोटर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हमारे सामने ऊपर ही यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू शो हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको जितनी भी वेबसाइट मिलेगी उसमें से कोई भी पहली वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू शो हो जाती है। यहाँ पर टाटा मोटर्स के इंट्रिंसिक वैल्यू है 1183.55 रुपया। लेकिन अभी इस शेयर कितने में मिल रहा है तो कि है 655 रुपये में, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। वो यहाँ पर भी बताया हुआ है 40% अंडर वैल्यूशन में है ये। यानी कि वैसे तो इसकी शेयर की कीमत होनी चाहिए 1183 रुपया, लेकिन अभी ये 655 रुपया में मिल रहा है। तो यह शेयर अभी के लिए सस्ते में मिल रहा है, तो इसे हम खरीद सकते हैं। और जैसे मैंने वीडियो में इंट्रिंसिक वैल्यू वाले पार्ट में बताया था कि कोई भी कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए तो वो शेयर हमारे लिए बेस्ट है। तो आपने यहाँ पर देखा कि शेयर की प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो ये शेयर हमारे लिए अच्छा है। तो हमने ये जो चेकलिस्ट बनाई है उसमें से जो पहला पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू, उस पर हम टिक लगाएंगे।
उसके बाद हम देखेंगे पी रेशियो। तो देखो अब ये पी रेशियो देखने के लिए हम फिर से इस टाटा मोटर के शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस वाले सेक्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें पी रेशियो दिख जाएगा। तो इस शेयर का पी रेशियो है 7.59 का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पी रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया होता है। 1 या 2 का पी रेशियो तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो है 7.59 का। तो क्या ये शेयर बुरा है? तो देखो यहाँ पर ये डिसाइड करने से पहले आप इंडस्ट्री के पी रेशियो देखो, इनकी इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो ही 20.83 का है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो है 7.59 का। यानी कि इंडस्ट्री के पी रेशियो से तो कंपनी काफी बढ़िया है, इसका पी रेशियो भी अच्छा है। तो हम चेकलिस्ट में पी रेशियो वाले सेक्शन में पे टिक लगाएंगे। पी रेशियो के मामले में भी एक कंपनी बढ़िया है। अब अगली चीज है वो है पीबी रेशियो। और पीबी रेशियो भी मैंने बताया था कि 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो यहाँ पर आप देखो इसका पीबी रेशियो है 2.39 का। तो इस पीबी रेशियो को भी हम अच्छा मानेंगे। और ये पीबी रेशियो देखने का मतलब क्या है कि अगर ये कंपनी आज के दिन बंद हो जाती है तो हमें 2.39 पैसे के बदले में 1 रुपया मिलेगी। तो ये पीबी रेशियो हमारे लिए अच्छा है, तो हमारे चेकलिस्ट में हम इस पर भी टिक लगाएंगे। तो अब यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी मैंने बताया था कि 1 या 2 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो यहाँ पर है 1.05। तो ये भी अच्छा है क्योंकि इस कंपनी ने डेब्ट कम ले रखा है। तो हमारी चेकलिस्ट में इसे भी हम टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसे देखने के लिए इसी पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें हम देखें तो इसके ज़्यादा शेयर इसके प्रोमोटर के पास है 42.48% शेयर। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट और फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास भी अच्छा परसेंटेज शेयर है। तो देखा जाए तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी चेकलिस्ट पर इनको भी टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट में देखना है प्रॉफिट एंड नेटवर्थ, यानी कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू में देखें तो टाटा मोटर जो है वो हर साल अच्छा रेवेन्यू कर रही है और हर साल अपना रेवेन्यू बढ़ा है। उसके हिसाब से यहाँ पर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। और नेटवर्थ भी आप देखोगे तो नेटवर्थ भी इसका हर साल बढ़ रहा है, यानी कि ये कंपनी हर साल बड़ी हो रही है। तो यह भी अच्छी बात है। तो इसे भी हम चेकलिस्ट में टिक लगाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो ये टाटा मोटर का शेयर हमारे चेकलिस्ट के हिसाब से पास होता है, इसे हम खरीद सकते हैं। तो उससे पहले अब लास्ट में आपको अपना पर्सनल व्यू देना है। क्या आपको एक कंपनी कैसी लगती है? क्या इस शेयर की प्राइस आपके लिए सूटेबल है? ये सब आप अपने पर्सनल व्यू में लग सकते हो और फिर डिसाइड करके आप इस शेयर को खरीद सकते हो। और अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक टाटा मोटर का शेयर ही खरीदना है। मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना था ताकि आप कोई भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से करके एक अच्छा शेयर में इन्वेस्ट कर सको। तो ये टाटा मोटर का शेयर ही मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी शेयर को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो और इस तरीके से आप चेकलिस्ट बना सकते हो। और दोस्तों बस यही चीज़ सिखाने के लिए मार्केट में कोर्स के नाम पर हज़ारों रुपये लिए जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हो और इनमें आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। और यहाँ पर मैंने जो भी पॉइंट बताए हुए हैं उनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे मेहनत कर सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब एक किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और स्मार्ट इन्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।